एफ नॉट के बाद तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है ना। पहला ग्राफ ये है आपके पास क्वांटम में, क्या ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है? यस नो? Yes, yes, they're यस, proportional. गुड। और तीसरी, Yes. हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे टच करता है वो वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरा ग्राफ इंपॉर्टेंट। सेकंड ग्राफ में बच्चों ये होता है कि अगर आपके पास एनर्जी आ जाए वाई एक्सिस पे और 1/λ आ जाए एक्स एक्सिस पे, 1/λ स्टिल सेम ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी और 1/λ का ग्राफ एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। लेकिन यहां पे एक इशू है। फर्स्ट में जो ग्रेडियंट है ना आलियान, ये जो ग्रेडियंट है हाशिर, ये ग्रेडियंट प्लांक कांस्टेंट देता है, लेकिन यहां पे ग्रेडियंट प्लांक कांस्टेंट नहीं देता। यहां पे ग्रेडियंट क्या देता है? प्लांक कांस्टेंट इनटू सी। अब आप कहेंगे सर ये आप क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं सर, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए, एवरीबॉडी बिलीव दिस एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? hc/λ। यस नो? बेसिक फॉर्मूला, यस नो? ये फॉर्मूला है कि नहीं है? एनर्जी इक्वल्स टू hc/λ, है ना? Yes, sir. ओके, यहां पे अगर तला एक काम करे, एनर्जी इक्वल्स टू, ये देखो 1/λ को अलग से सेपरेट कर ले और इधर h टाइम्स c लिख दे, कोई इश्यू तो नहीं है? सही है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एनर्जी वाली चीज को y एक्सिस कहता हूँ, ये y एक्सिस है, इक्वल्स टू 1/λ को मैं x एक्सिस कहता हूँ, तो रिमेनिंग चीज h टाइम्स c हो गई। ठीक है, तो अब बताए ना y बाय x क्या बनेगा? ग्रेडियंट। y बाय x का मतलब क्या बन गया? ग्रेडियंट, क्योंकि 1/λ है x एक्सिस पे और एनर्जी है y एक्सिस पे। ठीक है, तो इसका मतलब है y ओवर x का ग्रेडियंट hc के इक्वल है। पेपर में 4 मार्क का क्वेश्चन आज अभी हमने घर में सॉल्व किया है। क्वेश्चन ये था कि एनर्जी और 1/λ का ये वाला ग्राफ गिवन था बच्चों, ये ग्राफ गिवन था। शो दैट, यूज द दिस ग्राफ टू शो दैट द प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू प्रूव करनी थी। तो बच्चे ने पहले स्टेप में लेना था ग्रेडियंट, दूसरे स्टेप में सी को डिवाइड मारना था और ये आंसर आ जाता। अब मुझे बताएं, जिस बच्चे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो देखिए मैं कैसे चालाकी से 1/λ को मैंने अलग कर लिए, देखें लुक, और ये एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गई y एक्सिस पे, 1/λ आ गया x एक्सिस पे, तो y बाय x ग्रेडियंट हो गया। तो ग्रेडियंट डेफिनेटली गिव्स यू hc। दैट्स व्हाई मैंने ग्रेडियंट को hc के इक्वल किया। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन फील फ्री टू आस्क मी। जब ये क्वेश्चन आएंगे आपके सामने आपको अंदाजा हो जाएगा। हु इज देयर? सारा हसन। सारा कहाँ चली गई थी? ओके, सारा क्या हो गया था? इंटरनेट चला गया था? बच्चों क्लियर हो गया? सो दिस ग्रेडियंट गिव्स यू व्हाट? बोले शाबाश। ये ग्रेडियंट क्या देगा? प्लैंक कांस्टेंट। और काजिम ये वाला क्या देगा? ये वाला ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा? सर ये रिपीट कर देंगे, मैं भी आई हूँ प्लीज। HOC। अच्छा सारा, हमने ना क्वांटम का आज जो लेसन स्टार्ट किया उसमें हमने दो बेसिक ग्राफ सीखी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है, ये आपको बात पता है, ठीक है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद लाइन स्ट्रेट हो जाएगी और इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो हमें हमेशा प्लैंक कांस्टेंट देगा। क्या देगा? प्लैंक कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा, पहली बात ग्रेडियंट देगा प्लैंक कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है पहले ग्राफ में। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने इस ग्राफ में पढ़ी है कि एफ नॉट की वैल्यू वहां आती है जहां पे लाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, ये तीन बातें आपको आनी चाहिए। बोलो कौन कौन सी? सारा, ग्रेडियंट एच नॉट देगा, एनर्जी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है हाशिर, और सारा नेक्स्ट जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है वहां पे एफ नॉट होगा, एफ नॉट हो जाती है। ये बात ठीक होगी? अच्छा, दूसरा ग्राफ कौन एक्सप्लेन करेगा जी? बॉयज, एनीवन जो इस सारे को एक्सप्लेन करे? सर ये रिकॉर्ड हो रहा है? बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट, एनीवन जो इसको एक्सप्लेन करे? यस बच्चों, इसका ग्रेडियंट क्या होगा? इस ग्राफ का ग्रेडियंट बताए ना शाबाश, अभी बताया मैंने। ग्रेडियंट क्या देगा आपको? H into C. H into C। वशमा कैसे होगा? एनर्जी इक्वल्स टू hc/λ होता है। बोलो आगे।
फिर अगले स्टेप में क्या किया मैंने, और फिर लैम्डा को हम सेपरेट कर देंगे और फिर हम 1 वाई बाय लैम्डा एक्सिस पे को, ई ले आएंगे और ठीक है, एक्स एक्स पे 1 बाय लैम्डा ले आएंगे और एच सी ठीक जो है। है वो ग्रेडियंट हो जाएगा। तो मतलब वशमा कह रही है ये जो y है एनर्जी होगी और x एक्सिस पे 1 बाय लैम्डा आ गया। तो जब 1 बाय लैम्डा को हम शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे तो हमारे पास एच सी बच जाता है। तो इट मीन इस ग्राफ का ग्रेडियंट एच सी के इक्वल होगा। सो गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, व्हेनेवर यू हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ टेक द ग्रेडियंट कॉन्फिडेंटली आलियान एंड दैट ग्रेडियंट इक्वल्स टू एच सी। तो आपको कभी एच मांगेगा कभी सी मांगेगा प्रूफ करने के लिए। अच्छा आई नो कि आपको दोनों वैल्यूज पता है, ओके कि शो करेंगे एच की वैल्यू इतनी है, अगर सी देगा ग्रेडियंट देगा तो ये निकालना होगा और अगर ये और ये देगा फिर सी प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ। तीसरा ग्राफ बच्चों ये होगा whenever you have energy on y axis, sorry, energy on y axis and lambda on x axis, energy in joules and lambda in nanometers। तो ये ग्राफ थोड़ा सा इधर से स्टार्ट होगा इस टाइप का। अब मुझे बताएं ये जो वैल्यू है जहां पे टच करेंगी, दिस वैल्यू इज व्हाट, लैम्डा। क्या होगा ताला, आलियान बोलो, लैम्डा नॉट। क्या नाम देंगे इसको, लैम्डा नॉट को बोलें क्या नाम देंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। गॉड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेरी गुड। अच्छा अब तला क्या ये ग्राफ ही शो कर रहा है कि लैम्डा जिस तरह से ज्यादा होगा एनर्जी कम हो रही है, तो एनर्जी इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। सो ये ग्राफ क्लियरली शो कर रहा है द मोर द वैल्यू ऑफ लैम्डा द लेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, क्योंकि इसके बाद पॉइंट ए से लेके बी तक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक हो गया, एक टाइम आएगा कि लैम्डा की वैल्यू इतनी ज्यादा कर देंगे लेट्स सपोज इस जगह पे, और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो ये ग्राफ बिल्कुल ऑपोजिट है इस ग्राफ के। ठीक है, इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज होती है काइनेटिक इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज होने से काइनेटिक ड्रॉप हो रही है। आई होप इफ यू क्लियर विद दिस 3 ग्राफ्स। फिर मैं आगे जाऊं, अभी मैंने स्पेक्ट्रम बढ़ाने हैं। डन, ये तीनों क्लियर हो गए? कोई कंफ्यूजन इन तीनों ग्राफ में? किस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है सर, आपने ग्राफ ऐसे क्यों बनाया है, जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? इफ इट्स क्लियर देन मूव ऑन, बोले मुझे। क्लियर सर। ओके, बाकी लोग, आलियान, हाशिर, तला, काजिम, बहुत सारा, यस सर। शहीद, क्लियर? अच्छा ये मैं यस भेजूं, सर, यस सर। शेजल गुड, ये क्लियर हो गया माशाल्लाह। अच्छा अब बच्चों बात सुने, जैसी आपको ये बात समझ आ गई है ना, अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, फिर मैं पढ़ाऊंगा स्पेक्ट्रम। अच्छा बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आपको हर मेटल का वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होता है। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है अगर एक मेटल का वर्क फंक्शन है, लेट्स सपोज लिथियम का 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वर्क फंक्शन तो एनर्जी नहीं होती जाउल्स में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है? हु विल एक्सप्लेन दिस? क्या चीज सर, क्या चीज? 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना किसी हाँ, मेटल का वर्क फंक्शन, इसको जॉउल में कैसे कन्वर्ट करें? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 joules। गॉड, तला इज सेइंग किसी भी मेटल के वर्क फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें, किसके साथ तला बोलो? वो जो वो था 1.6 × 10⁻⁻19, वो बेसिकली जो चार्ज वैल्यू थी उसके साथ ही करना होता है। गुड बच्चे, जब भी आपने ईवी से जॉउल में जाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉउल में जाना है, तला की बात नोट कर लें, 1.6 into 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई करना है। सर बात सुने, ये जो फॉर्मूला ये उससे आया था ना, वो जो वो था वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहते हैं, चार्ज इनटू वोल्टेज। जी जी जी, उससे आया था, मैंने लास्ट में बताया। हाँ, अच्छा बच्चों, अगर मैं आपको एक बात करूं कि $2.9 कितने रुपीज है, आप फौरन क्या करेंगे? 2.9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डॉलर के करंट रेट के साथ, ऐसे ही होगा ना वशमा? सिमिलरली ईवी की जो वैल्यू है ना वो 1.6 10⁻⁻19 है, बस उससे मल्टीप्लाई करें तो आप जूल्स में चले जाएंगे। ठीक है, अब मुझे 3 चीजें यहां पे बताएं कि अगर लेट्स सपोज पेपर में क्वेश्चन आता है 5.5 मेगा ईवी है, इसको जूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एनीवन? तला आपने नहीं बोलना, कोई और बोले। यस बच्चों, इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करें?
5.5 10 to power 6 into Good. 1.10 to power minus 19. Into 1.6 into 10 minus 19. वेरी गुड काजिम। काजिम सबसे पहले 5.5 लिखा, जो नंबर था मेगा के लिए 6 लगा दिया बच्चों, ठीक है। और ये नंबर, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस कन्वर्जन्स। अच्छा चलो एक और चीज, अगर आंसर दे 2 into 10 पावर 18 8 जूल्स है, एग्जामिनर कहते हैं टर्न इट इनटू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या करूं? डिवाइड कर देंगे फिर। डिवाइड कर देंगे 1.6 into 10 पावर माइनस 19 के साथ। अब हम आ गए जूल्स में, किसमें आ गए? सॉरी ईवी में आ गए, ईवी में आ गए। फिर अब 10 लेकिन इसको -3 कर दो। हाँ, तो इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है ना, ईवी से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है, क्या करूं? 2 into 10 पावर Divide by 1000. ये हो गया, डिवाइड बाय 1000, नहीं 10/3 हो गया। गुड आशिर। और वशमा वाली बात 1.6 into 10 माइनस 19, और आपकी बात भी ठीक है सारा, 10/3 को ऊपर लेके जाए -3 हो जाएगी, राइट, ठीक है। सो अब हमारा आंसर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। अब आप कहेंगे सर अभी क्यों उस पर टाइम जाया कर रहे हैं? इसलिए जाया कर रहा हूं कि अभी जो मैं आपको इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन वाली चीज सिखाऊंगा उसमें 99% केसेस में एनर्जी ईवी में गिवन होती है, तो उसको जॉउल में कैसे करेंगे अब मैं सिखाता हूँ। सो नाउ गर्ल्स एंड बॉयज, क्वांटम की एक और आप दुनिया में जाने वाले हैं। इससे पहले आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन है, उससे ज्यादा ऊंची बातें मैंने सारी समझा दी। असल बात जो अब आने वाली है ना, वो क्या है? नॉट द प्रॉब्लम, जो बात मैंने पढ़ानी है चलो मैं उसको दिखाता हूँ। गर्ल्स एंड बॉयज, हाउ मेनी ऑफ यू टेक केमिस्ट्री? केमिस्ट्री लेते हैं आप लोग? मी सर। ओके, मेजॉरिटी मतलब 5-6 लोग केमिस्ट्री ले रहे हैं। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, रेडिएट करता है, क्या करता है? सर काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाती है ऑर्बिट करते हुए। हाँ यस बच्चों, काजिम का ओपिनियन आ गया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होती है, लेकिन होती है। यस, एनीवन एल्स? इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, डू यू थिंक इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है? एनर्जी गेन करता है, लॉस करता है, क्या करता है? गेन करता है। गेन करता है। अच्छा ओके, बाकी लोग बताएं, शाबाश। कोई बच्चा कोई कहना चाहे? एनी वैल्यूएशन? Question is really simple. Electron wanted to revolve in an orbit. How many of you believe that electron need energy, or electron absorb energy, or electron release energy? या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है, ना वो अब्सॉर्ब करता है ना वो गेन करता है? सर कांस्टेंट होगी। वशमा कांस्टेंट पे आ गई। चलें सर वो बाकी अक्सर लोग। कोई भूल गई हूँ कि आई थिंक डीजेनरेट पता नहीं क्या कहते थे वो ऑर्बिटल्स जब एनर्जी हाँ, लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो आई थिंक कांस्टेंट नहीं होगी। कांस्टेंट नहीं होगी। अच्छा ओके, पर सर कांस्टेंट होगी तो वो रिवॉल्व करेगा ना, बिकॉज अट्रैक्शन भी तो होती है और यस। रिपल्जन भी होती है। First major difference between classical physics and quantum physics is that we believe that the petrol, person, humans, cars, animals, anybody move, we need energy. But in the world of quantum physics, if electrons want to revolve in a circular track, the energy of electron is constant. Electron do not absorb energy, electron do not radiate energy. बात समझ आई? बेसिकली एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, जिसने एटॉमिक मॉडल के ऊपर काफी काम किया था। उसने सारा काम 98% काम ठीक किया था, लेकिन रदरफोर्ड एक मिस्टेक कर गया। उसको ये बात ही पता थी। रदरफोर्ड ये क्या गया कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा अराउंड अ न्यूक्लियस, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, जिस तरह हम पेट्रोल कंज्यूम करते हैं, गाड़ी मूव करते हैं, खुद अगर हम खाना खाते हैं या हमारी बॉडी के फैट्स बर्न होते हैं, कुछ भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन नीड एनर्जी टू रिवॉल्व। लेकिन रदरफोर्ड का जो स्टूडेंट था, जिसका नाम था बोहर, नील बोहर, 1913 में उसने ये काम किया। रदरफोर्ड ने 1887 में काम किया था, जो उसकी फेमस थ्योरी थी। फिर 1913 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उसका स्टूडेंट था नील बोहर, ही रिसर्च और उसने एक बात बताई कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन एन ऑर्बिट फिक्स है, कांस्टेंट है, डिस्क्रीट है, वो चेंज नहीं होती। आपका पहला बिलीफ चेंज होना चाहिए, ठीक है? सही है, तो वशमा इज राइट, और भी किसी एक ने कांस्टेंट बोला था शायद, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, फिर क्या होगा? और क्या इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है? मतलब मरियम ज़ेब कहती है ये लो इलेक्ट्रॉन, ये लो चॉकलेट खाओ डेयरी मिल्क, 15 जॉल की, 20 जॉल्स की, चले जाओ। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर लेवल में, नीचे वाले लेवल में। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे?
मैं जी एग्जांपल सर। देता हूँ। आज अगर काजिम को सपोज करो एकदम से कहीं से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं वैसे ही, ठीक है, काजिम कहेगा चलो यार तला शहीद आओ यार जाते हैं भाई, मुनाल तो बंद हो गया लेकिन चलो मुनाल जाते हैं इस्लामाबाद, कोई पार्टी करेंगे, फिल्म देख के आएंगे, मूवी देखेंगे, घूमे फिरेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे आप लोग बेसिकली, सारा को मिलेंगे, सारा शॉपिंग में निकल जाएगी, वशमा कहेगी चलो भाई, वशमा तो खैर रुपीज से फर्क नहीं पड़ता, पाउंड शाउंड हो तो एक अलग बात है, ठीक है। मैं वशमा बता रहा हूँ। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि व्हेनेवर यू गेट एक्स्ट्रा मनी, जो आपकी थॉट्स में नहीं थी आलियान, तो आप लोग हाशिर ऊपर वाले लेवल पे चले जाते हो बेसिकली, महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छी कंपनी में बैठना उठना, आपका लेवल ही कुछ आप हो जाता है। बट द मोमेंट वंस यू रेडिएट एनर्जी, वंस यू स्पेंड दैट मनी, यू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, उसी जगह पे आ जाते जहाँ पे आप थे। एग्री? इलेक्ट्रॉन ऐसी ही करता है कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे जंप करता है, और जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे चला जाता है थोड़ी देर बाद वो वापस अपने ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में और आप लोग में एक फर्क है, आप लोग पैसे लेके कंज्यूम करके अयाशी करके वापस आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, द मोमेंट इलेक्ट्रॉन गेट अ फोटोन, इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर स्टेट में, इमीडिएटली शेजिल वो वापस अपने ओरिजिनल शेल में वापस आ जाते हैं विदाउट इवन अ सेकंड से भी कम का टाइम में। इलेक्ट्रॉन में और आप में ये फर्क है, आप इस्लामाबाद जाते हैं 2 घंटे वापसी भी 3 घंटे जाया करते हैं, इलेक्ट्रॉन विद इन अ सेकंड ऊपर जाता है, फौरन वापस आता है, और इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को जो एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था ग्राउंड स्टेट में, ट्रांजिशन से ग्राउंड से एक्साइटेड में गया था, इलेक्ट्रॉन वापस फौरन एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है और उसको रिलीज कर देता है, जिसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। डायग्राम 1 में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, एनर्जी आ रही है ब्लू ब्लू, इलेक्ट्रॉन देखें ऊपर चला गया। डायग्राम नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन वापस जो है अपने न्यूक्लियस के पास आ गया और वही रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रिलीज कर देता है। पहला डिफरेंस आप में इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस हुआ कि ना हुआ ना? पहला डिफरेंस ये हुआ कि आप लोग एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकता। बाकी सिमिलैरिटी है, इलेक्ट्रॉन नीड एनर्जी टू गो टू द एक्साइटेड स्टेट, यू पीपल नीड मनी टू गो टू द एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, फिर मेरी बात कंप्लीट होने पर मैं क्वेश्चन आपसे लेता हूँ। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करता। काजिम को 20,000 मिले, 30,000 मिले, 40,000 मिले, काजिम चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहेगा नहीं, मैं 20,000 पे जाऊंगा, मैं 30,000 पे जाऊंगा, मैं 70 पे जाऊंगा। हर इलेक्ट्रॉन की मर्जी है वो कितनी एनर्जी चाहता है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का मेथड इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स हैं बच्चों, सिर्फ 2 मिनट मुझे बात करने, फिर मैं आपकी क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा ठीक है, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन इज करंटली इन दिस स्टेट, और इस स्टेट की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस स्टेज की एनर्जी है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस स्टेज की एनर्जी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है, सोचिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको, बोले खुद बताएं। 20 वेरी गुड, 20, वेरी गुड, वेरी गुड हाशिर। और अगर यही फर्स्ट से थर्ड में जाता है फिर कितनी चाहिए? 40 चाहिए। ठीक है, अच्छा आज लेट्स सपोज अगर मैं इसको 80 कर देता हूँ, आप कितनी चाहिए? 70 है ना, फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए, फर्स्ट से थर्ड। तो आप लोगों ने एक चीज देखी है कि इलेक्ट्रॉन तब एब्जॉर्ब करता है जब इलेक्ट्रॉन अगर E1 से E3 में जाता है तो E3 माइनस E1 करेंगे। मैं यहां से यहां की बात करूंगा अश्मा, ठीक है। शेजिल फर्स्ट से थर्ड में जाना चाह रहे तो E3 माइनस E1 करेंगे। ये E3 माइनस E1 में ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करनी है, एब्जॉर्ब करनी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा कहां से? इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फोटोन से। किससे? तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन वांटेड टू जंप। इलेक्ट्रॉन ने जिस ऑर्बिट में जंप लगाना है उतनी एनर्जी चाहिए। अब देखना एक गेम, अगर एक तला कहते हैं सर ये तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे सर 80 है, तो तला ने वैल्यू निकाल दी, आंसर आ गया 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मजे की बात बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन को 70 ना मिली तो क्या होगा? आप बताएं, इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट से थर्ड में जंप लगाना है, इलेक्ट्रॉन को 70 नहीं मिला, इलेक्ट्रॉन को 75 मिल गया, इलेक्ट्रॉन को 68 मिल गया, 65 मिल गया, तो आप लोग अपना वोट दीजिए 65 पे क्या होगा और इलेक्ट्रॉन को 75 मिल गया तो क्या होगा? यस नो, जंप और नॉट?
दोनों में नहीं करेगा? थर्ड में जाना है, फर्स्ट से थर्ड में जाना है। फर्स्ट थर्ड नहीं, तो थर्ड पे तो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको इतनी मिली ही नहीं है। मतलब तला कह रहे अगर 65 मिली है तो नो, विल नॉट जंप। सेकंड को 1 मिनट गायब कर दूं, बाद में बना दूंगा, अच्छा, ताकि सेकंड से कंफ्यूज ना हो। अब चलें, अब बताएं 80 और 10 का डिफरेंस बच्चों कितना हो गया? 70 ना? 70। 70 लेकिन आपने 65 जॉउल्स का फोटॉन फेंक दिया, एक यहां से फोटॉन आया, उस फोटॉन ने कहा चलो इलेक्ट्रॉन भैया, नाउ इट्स द टाइम टू मेक ट्रांजिशन, आओ जंप मारो। इलेक्ट्रॉन की जो लो पड़ा इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, क्यों? क्यों? उसे 70 ईवी नहीं अच्छा। मिल रहा। अच्छा चलो 65 तो कम होगी, इस बात को मान लेता हूँ 65 इससे नहीं कर सकता, 65 जॉउल एनर्जी डिफरेंस से कम है, लेकिन 75 जॉउल पे भी नहीं करेगा। यस नो? 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे डिफरेंस है, डिफरेंस था 70। यस नो? नहीं करेगा 75 पे। अच्छा लेकिन वशमा आपने को कहा वोट था आया इक्वल होनी नहीं, चाहिए ना दोनों। सारा ने कहा जी इक्वल जी, मैं तो सारा भी नो पे जा रही है, वशमा भी नो पे जा रही है, बाकी लोग सिंपल सा सवाल किया भाई। फोटॉन के पास एनर्जी थी 75, ये देखो 75, और डिफरेंस था 70 का। फोटॉन की एनर्जी हायर है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के। जंप यस नो? नो। नो। ओके, कोई बच्चा यस बताओ। ये सब नो एनर्जी वाले। अगर हायर है फिर तो यस ना सर। आपने शेजल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सोच लिया कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या सर हम्म हम्म ये नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल जाएगा ऑर्बिट के। अच्छा बिल्कुल, काजिम को शेजल को ये लगता है कि अगर 75 की एनर्जी है और डिफरेंस 70 का था, चाहिए रिक्वायर्ड इतनी थी, लेकिन आपने दे दी 75 विच इज ग्रेटर देन दिस, तो इनके माइंड में अब वो वाला कॉन्सेप्ट है कि रिमेनिंग जो 5 ही है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगी। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं भी ये आंसर देता, ट्रस्ट मी। लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। यहां पे इशू ये है, इलेक्ट्रॉन को जब तक एग्जैक्ट डिस्क्रीट फिक्स वो वैल्यू नहीं मिलती जितना उसका डिफरेंस इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता। मींस अगर इलेक्ट्रॉन को 10 से जाना है 80 में 70 रिक्वायर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन के पास हुआ, इस फोटॉन के पास एग्जैक्ट 70 हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, लेस हुई या मोर जंप नहीं करेगा, ठीक है। That's the first concept who changed the world. That's why Niels Bohr is known as the father of quantum mechanics. ठीक है। अब आइंस्टाइन का जो कॉन्सेप्ट था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो ये था इलेक्ट्रॉन डीप मेटल में इस तरह, इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, सपोज करो वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगर फोटॉन के पास 80 भी है तो इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है। 10 जूल किसमें चली जाएगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। लेकिन अब हाशिर ने जो कहा ना नो, इसने क्लियर नो बोला हाशिर ने कि 75 बेशक हो जाए, ज्यादा है उससे, इलेक्ट्रॉन विल नॉट जंप। इलेक्ट्रॉन की इनर शेल में जो ट्रांजिशन है बच्चों, वो डिस्क्रीट एनर्जी पे डिपेंड करती है, फिक्स वैल्यू पे, वो ज्यादा ये कम पे नहीं कर सकता। ये एक्सपेरिमेंटली बोर ने प्रूव किया था, ठीक है। तो सर ये तो फोटॉन आपके फोटॉन की एनर्जी कहाँ चली जाती है? गुड क्वेश्चन काजिम का क्वेश्चन है, ये जो फोटॉन के पास एनर्जी है, अगर ये एनर्जी सपोज करें, मैं ये कहता हूँ 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन को चाहिए 70, तो क्या इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को एब्जॉर्ब भी नहीं करता? इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो फोटॉन गुजर जाता है उस एटम्स के अंदर से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ओनली गिव लिफ्ट टू दैट फोटॉन, कि अगर इलेक्ट्रॉन को पता है कि मैं जंप मार के यहां पे जा सकता हूं, तो उस फोटॉन को किडनैप कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहां से तला कहता है ये लो जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन नो 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 नो, फिर शेजल कहती है चलो जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटॉन के लिए यस आई विल गो डेफिनेटली। लेकिन सारा जेब ने कहा ये लो भाई 180 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कहेगा नो। मतलब बच्चों, मैंने अक्सर कहता हूं, वो फ्रेंड ना जिसके 50 रुपए गुम जाए ना
उसको आप 1000 रुपए दे दे, कहते नहीं 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 मुझे वही 50 रुपीज चाहिए जो घूमे। इलेक्ट्रॉन ऐसा है, जो एग्जैक्ट इसको चाहिए वही लेगा, और इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए वो ये है, जिस ऑर्बिट में जाना है, मतलब E1 से E3 में जाना है तो इनका डिफरेंस, अगर E1 से E2 में जाना है ऊपर नीचे एनर्जी नहीं लेगा, बस वही स्पेसिफिक एनर्जी लेगा। स्पेसिफिक एनर्जी लेगा, बिल्कुल। तो बस सर, यहाँ पे मेरा दो एक कॉन्सेप्ट। सवाल है, जी जी वो आप कह रहे थे ना कि जब इलेक्ट्रॉन्स के पास जब ज्यादा एनर्जी होती है, लाइक मतलब जब देर आर एन एक्साइटेड स्टेज, तो वो ऊपर जाते हैं हाँ। लेकिन फिर वापस भी आते हैं, तो वापस क्यों आते हैं? अभी वापस आएगा क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन यार। सारा ने क्वेश्चन ये पूछा, इलेक्ट्रॉन व्हाई डू नॉट स्टे इन हायर एक्साइटेड स्टेट फॉर द लॉन्ग टाइम, ये वापस क्यों आता है? एक्चुअली एवरीथिंग इन द नेचर वांट्स स्टेबिलिटी, लाइक वाटर फ्लो फ्रॉम हायर टू लो लेवल, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हाई से लो फ्लो करता है, एवरीथिंग वांट्स स्टेबिलिटी। आपने जबरदस्ती एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट तो कर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन असल में ग्राउंड स्टेट पे रहना चाहता है, बेसिकली लो एनर्जी स्टेट पे रहना चाहता है, ठीक है। एवरीथिंग वांट्स स्टेबिलिटी। एटम्स में एक बॉन्ड सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन इसलिए देता है कि सोडियम के पास आउटर शेल एक्स्ट्रा है, वन स्टेबल था, ठीक है। सो दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, तो इलेक्ट्रॉन फौरन से वापस आता है। लेकिन लेट्स सपोज, आज मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम कंटिन्यूसली, मोहम्मद ने क्वेश्चन किया है रश्मा, कि इलेक्ट्रॉन अगर हम कंटिन्यूसली सर एनर्जी देते रहे तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता जाएगा ऊपर? यस, इफ यू लेट्स सपोज 70 के आप 15-20 फोटॉन दे दें, 70 EV के आपने एक फोटॉन दिया, इलेक्ट्रॉन चला गया, इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने और दिया, 3 गया, तो करते करते यहाँ पे 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। फौरन आपने क्विक विद इन अ सेकंड ये इतनी एनर्जी दे दी। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली जब वापस बाउंस बैक करेंगे ना, तो दे रिलीज एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फोकस होकर एक सिंगल बीम बन जाएगी, बिकॉज सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी। इसको लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजर। यहीं से आइंस्टाइन ने लेजर डिस्कवर की थी। तो सारा आपका क्वेश्चन ये था, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है अगर आप कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करते रहें, वो एनर्जी जो डिफरेंस को मीट करती है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में उस एनर्जी की वजह से स्टे कर लेगा कुछ टाइम के लिए। द मोमेंट आप एनर्जी सप्लाई करना बंद कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और वो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो एनर्जी रेडिएट कर देंगे। अब उन सब की एनर्जी सेम होगी, वो सेम एनर्जी लेजर बन जाती है। क्या बनती है? अच्छा, तो मतलब ये वापस फर्स्ट पे आके फिर मतलब EMR फिर उस तरह से रिलीज करेगा एनर्जी में ना? बिल्कुल, एनर्जी रिलीज करेगा। सही है। ठीक है सर और जो कोई क्वेश्चन? एनर्जी रिलीज करेगा नीचे आकर वो भी 70 होगी या वो अपनी अपनी होगी? एग्जैक्ट 70 होगी। हाँ, ये बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे 70 होगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नीचे किसी ऑर्बिट में आ गए तो उससे 100 हो। वो डिपेंड करता है जिस ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में और है। जितने भी मतलब अगर फॉर एग्जांपल 5 ऊपर गए हैं और जब 5 नीचे आए हैं तो हर एक हाँ। सेपरेट 70 रिलीज करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। यानी यहाँ से अगर 5 इलेक्ट्रॉन इस जगह से यहाँ पे आ गए ना, तो 5 रेडिएशंस आउट हो गई हैं इस तरह। ठीक है, अब इनकी 70 जाउल अगर एक की है तो 5 की 70 की अलग अलग होगी, बीम्स अलग अलग होंगी, लेकिन सबकी एनर्जी एक जैसी होती है। दैट्स व्हाई वो एक लेजर की तरह नजर आती है, हाई है, सर। इंटेंस सिंगल बीम नजर आती है। ठीक है, और इस चीज को आपके सिलेबस में नहीं है, इसको ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। अगर आप मुसलसल फोटॉन्स ब्रस्ट मारे ना, फोटॉन के बोझ ब्रस्ट आप इस तरह मार दे इसके ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो बोझ इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेशन में जमा हो जाए, इस पूरी स्टेट को में जब बोझ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एक लेजर की फॉर्म में। ये लेजर वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, ये तो सारे ने क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर दे दिया। चलो बच्चों, अब इसकी समरी होगी, इलेक्ट्रॉन विल डू नॉट रेडिएट एनर्जी, डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी अनटिल इट स्टे आलियान इन द सेम ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है तो नहीं करेगा। एज इट एब्जॉर्ब फोटॉन इट गोज टू अपर ऑर्बिट, एज इलेक्ट्रॉन गो टू डाउन ऑर्बिट इट रिलीज फोटॉन। ठीक है, जो फोटॉन एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल के इक्वल होता है। आई होप बच्चों आई मेड दिस क्लियर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी 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 जी। सर जब फोटोन वो ले लेता है फिर वो एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, फिर जब वो नीचे ग्राउंड स्टेट पे आता है तो फिर फोटोन का क्या होता है? रिलीज कर देते ना, ये डायग्राम दिखाता हूँ। तो वो रिलीज करके किधर जाता है? सराउंडिंग में, सराउंडिंग बस सराउंडिंग में जाता है। ये देखो, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट देखो, एक्साइटेड fall back to the ground state by releasing energy। ये जो एनर्जी है ना, बेसिकली फोटॉन है ना, एनर्जी रिलीज इज नोन एज क्वांटा फोटॉन। फोटॉन क्या है? स्मॉल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है तो सर, ओके। इसको कहने का मतलब है, अगर वन वर्ड समरी बनूं, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा जिद्दी पार्टिकल है
जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिक्स अमाउंट रिलीज करेगा, लेकिन वो डिपेंड करते हो फिक्स अमाउंट कितना है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कितना बड़ा जंप लगाएगा, क्या अपने से हायर शेल में जा रहा है या उससे भी हायर शेल में जा रहा है या उससे भी हायर शेल में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन सम टाइम, आलियान, इलेक्ट्रॉन देखो सम टाइम, मैं एग्जांपल देता हूं, ये स्टेयर्स है ना, एग्जांपल देता हूं, मैं अगर सपोज करें इस स्टेयर से इस स्टेयर तक जा सकता हूं, सर नोमान, मैं कहता हूं मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज हाशिर कहते सर नोमान मैं यहां से जंप यहां मार सकता हूं, मैं प्रोफेशनल एथलीट हूं, ठीक है, ये बात सही होगी कि मैं फर्स्ट से थर्ड में जा रहा हूं और हाशिर फर्स्ट से फोर्थ में जा रहे हैं, हाशिर नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फर्स्ट से फोर्थ में जाने के लिए, ये बात ऑब्वियस है, बात समझ आई। तभी ये प्रोफेशनल एथलीट जो जंपर्स होते हैं ये बड़े एनर्जेटिक से होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आएगा ना, तो मजे की बात है अगर इस शेल से इस शेल में गया है तो चांसेस यही है कि इलेक्ट्रॉन यहां से डायरेक्ट इधर ही आएगा वापस, ठीक है। तो जब वापस आएगा, अगर सपोज करो ये 30 जाउल से 130 जाउल पे चला गया, तो 100 जाउल जो एब्जॉर्ब किया था, यही 100 जाउल जब वापस आएगा तो रिलीज कर देगा 100 जाउल। बात समझ आई। सिर्फ फर्क ये कि जितना ऊंचा जंप मारेगा उतना ऊंचा उसका एनर्जी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है इसको डेयरी मिल्क चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है इसको पूरा पैकेट चाहिए डेयरी मिल्क का, ठीक, आगे समझ। ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से फोर्थ सेल में एनर्जी जंप मारे और एनर्जी इसको बिल्कुल लिमिटेड चाहिए, ये नहीं हो सकता सर। और मुझे अच्छा इसमें वो क्या कहते हैं, ये वो जो हमने पहले पढ़ा था कि मेटल प्लेट पर लाइट वो करें, जी 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 जी, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसमें वो तो और ये है, इसमें क्या फर्क है? उसमें फर्क ये है, उसमें ये था कि मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन से मैच करनी चाहिए या उससे ज्यादा हो, यहाँ पे ज्यादा और कम दोनों नहीं चलेंगे, वहां पे कम नहीं चलती थी ज्यादा चलती थी। फोटोन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो बाकी रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी में जाती थी ना। इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन को जब तक उस जिस ऑर्बिट में जाने, तो सर वो भी तो इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होता है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन जाते अच्छा, हैं ना, ये हाँ ये इनर वो शेल में है, है। बिल्कुल, समझ गया। काजिम इज राइट बच्चों, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्हें थोड़ा सा सरफेस पे आके बाहर जाना था, अगले शेल में नहीं जाना था, जो आइंस्टाइन ने काम किया था, ठीक है। लेकिन ये जो बोर वाली बात मैं बता रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन ने इनर शेल से अपर शेल में जाना है, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो बोर मॉडल, आप इसको मैं प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, ये सारी वही बातें जो मैंने आपको बताई, जब तक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहता है उसकी एनर्जी लो होती है, वो जंप नहीं करता, जब ऊपर एक्साइटेड में जाता है जंप करता है, ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है वो डिफरेंस के बराबर है, ये सारी बात मैंने लिख दी है, देखो ठीक है, ये क्लियर कट मैंने लिख दी है। इलेक्ट्रॉन ने अगर E1 से E2 में जंप मारना है तो E2 माइनस E1 का डिफरेंस फोटोन की एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, HF का मतलब फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। where E2 is the higher orbit, E1 is lower orbit, या बाद में पढ़ लेना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि इलेक्ट्रॉन जितने भी जंप लगाएगा वो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, मींस वशमा कहती है सर एक मेटल में 4 एनर्जी लेवल्स हैं, तो साइंटिस्ट को पता है कि उस मेटल में फर्स्ट से सेकंड में, फर्स्ट से थर्ड में, फर्स्ट से फोर्थ में जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स की जंप की या ट्रांजिशन की एनर्जी वो फिक्स्ड है, बात समझ आई। यानी अगर आप पहली स्टेयर से जंप मारते हैं स्टेयर नंबर 3 पे, तो अब आपको पता चल गया कि स्टेयर 1 से स्टेयर 3 में जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट उतनी एनर्जी मांगेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, बात समझ आई। सिंपल बात, जहां से जाना है और जहां पे जाना है दोनों का डिफरेंस चाहिए। अच्छा ये चीज आउट ऑफ सिलेबस है, या बैंड थ्योरी आउट होगी। अब बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्पेक्ट्रम, अभी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन आपको समझ आ गई है। सो 3 टाइप के स्पेक्ट्रम्स हैं जो आपके सिलेबस में, बड़े मजे का टॉपिक है स्पेक्ट्रम। Inshallah, I will do my level best to make it very easy. I will be needing your 10 minutes on spectrum, और उसके बाद 5 to 7 minutes on wave particle duality, और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्पेक्ट्रम अगर आपने देखा हो बारिश के बाद, हैव यू सीन दिस फर्स्ट वन, यू सी द रेनबो के बाद, रेनबो जो होती है बारिश के बाद, a red color on one side, violet on another side, the color is completely mixed up together. सच बताएं किस किस स्पेक्ट्रम देखा ये वाला, रेनबो देखी है ना? अच्छा, इस स्पेक्ट्रम को अगर आपने लैब में देखना है तो आप सिंपल से काम करें,
कोई व्हाइट लाइट बल्ब लें, प्रिज्म सामने रखें, आप अंधेरा कर दें कमरे में, आपको स्पेक्ट्रम नजर आएगा। जो कभी मंडे ट्यूसडे जब आए मुझे रिक्वेस्ट कर दे, मैं दिखा दूंगा, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। यू कैन सी रेनबो आपने देखी हुई है, प्रिज्म लेके व्हाइट, आपको व्हाइट लाइट चाहिए, बस आपको स्पेक्ट्रम नजर आएगा। तो ये स्पेक्ट्रम तब होता है कि प्रिज्म के अंदर, कौन बताएगा रीजन व्हाई यू सी द स्पेक्ट्रम, ये वाला स्पेक्ट्रम को क्यों नजर आता है? बारिश के बाद क्यों, मुझे एक बात बताइए, रेनबो बारिश के बाद क्यों बनती है, पहले क्यों नहीं बनती? एनीवन प्लीज, माय क्लास इज नॉट वन साइडेड लेक्चर। सर वो कुछ रेन ड्रॉप्स का कुछ होता है। चलिए, रेन ड्रॉप क्या करते हैं, कोई और बता दीजिए। वशमा ने पहली बात कर दी है। यस बच्चों, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द रेन ड्रॉप, Diffraction? डायफ्रेक्शन या डिस्पर्जन? Dispersion. डिस्पर्जन। डिस्पर्जन कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। और डिस्पर्जन तब होती है जब रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन तब होती है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी एयर से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी वाटर में एंटर होती है। मीडियम जब चेंज होता है, तो बारिश के बाद वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स स्टे कर जाते हैं, दे एक्ट लाइक अ प्रिज्म, दे एक्ट अ टूल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे ही उस ड्रॉपलेट से लाइट पास होती है, तो डिस्पर्जन मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार, इसमें कौन सा मसला है। ये लो सर, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कैसे बनती है। जी हाँ, हमें पता होना चाहिए कैसे बनती है। बिल्कुल सारा आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये बारिश की ड्रॉपलेट है ना, ये देखें, आप जरा कॉर्नर में देखें, आपको हल्का सा वो कलर नजर आ रहे हैं, हल्के हल्के। ये ड्रॉपलेट है वाटर का, ये ग्लास है, वाटर लिख देता हूँ, ये वाटर है, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट वाटर है। ठहरे एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, आपको नजर आए। ये रहे, अब आपको कॉर्नर में नजर आ रहा है, रेड ऊपर है टॉप पे और वायलेट नीचे है। तो इसका मतलब ये हो कि वेन एवर यू सी द व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू व्हाट रेन ड्रॉप, तो पहले रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्जन होती है, जैसे कलर्स अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है, बात समझ आई। और प्रिज्म तो Yes, sir. डेफिनेटली, और प्रिज्म से तो आप देख भी सकते हैं, लुक एट दिस, ये देखें, प्रिज्म से तो बहुत बेस्ट हो रही है, ठीक है। रेड एट द टॉप है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वो टॉप पे होता है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, वायलेट सबसे बॉटम पे होता है। अच्छा, अब मैं जरा आपको एक चीज बताने लगा। पहला स्पेक्ट्रम बच्चों, आपसे पूछे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। Whenever you see the color with no clear boundary, every color is mixed up with another color, that is basically continuous spectrum. ऐसा घर जिसमें 4-5 भाई रहते हो, पांचों भाइयों की अलग अलग फैमिलीज हों, लेकिन वो घर या उन भाइयों के जो रूम्स हैं वो एक क्लियर बाउंड्री नजर ना आए, वो एक घर के अंदर 5-6 घर हैं, तो ये ऐसे ही है, एक घर के अंदर 7 घर हैं बेसिकली, ठीक है। क्लियर बाउंड्री नहीं है बेसिकली। लेकिन अगर वही 7 भाई हैं, उनके अलग अलग घर हैं, अलग अलग बाउंड्री, अलग दरवाजे हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये कंटिन्यूस है बेसिकली, एक घर के अंदर, एक विला के अंदर डिफरेंट घर हैं। अच्छा, यहाँ पे भी यही है कि एक रीजन के अंदर 7 कलर्स हैं, सब कलर मिक्सअप होके रह रहे हैं, एक साथ खाना खाते हैं, और लेकिन ये रेड वायलेट से मिक्स नहीं होता, ठीक है। रेड के बाद वो जो पैटर्न आपको याद है, रेड ऑरेंज, कंप्लीट करो, रेड ऑरेंज, यस, आगे येलो ग्रीन इंडिगो, वायलेट। वायलेट। अच्छा चलो, ये तो आपको आता है। अब असल स्पेक्ट्रम पे आते हैं जो मैं पढ़ाने लगा हूँ। हॉट गैस बाद में पढ़ूंगा, कोल्ड गैस। अब बच्चों ये था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगला स्पेक्ट्रम है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में 2 टाइप्स है, देखो, एक लाइन इमिशन है, एक लाइन एब्जॉर्प्शन है। ट्रस्ट मी, जब चैट जीपीटी नहीं था ना, आई गॉट सो कंफ्यूज। जब मैं गूगल पे सर्च करूं, मैं किताबें पढ़ूं, 2 से 3 मंथ्स तक आई वाज सो कंफ्यूज कि यार ये बनते कैसे। मुझे डिफरेंस याद था, लेकिन मैं बच्चों को समझा नहीं पा रहा था बनते कैसे हैं। मैंने इसके ऊपर इतनी रिसर्च की है, नाउ आई एम गिविंग यू द वेरी क्रिस्टल क्लियर स्टोरी। वैसे आपको पता है कि इनमें डिफरेंस क्या होगा, एक कूल गैस का, एक हॉट गैस का, ये तो आपको नजर आ गया। एक में बैकग्राउंड डार्क है, लाइंस कलरफुल है, इसमें बैकग्राउंड कलरफुल है, लाइन डार्क है। देखो, एब्जॉर्प्शन में बैकग्राउंड कलरफुल है, फ्रंट पे लाइंस है, और एमिशन में बैकग्राउंड डार्क है और बीच में फ्यू जगहों पे कलर्स है, ठीक है। कभी ऑरेंज, रेड, पर्पल, जो भी है कलर।
अब आप सोचते होंगे यार स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं। चलो ये तो आपने देख लिया, रेनबो भी देखा, अभी मैंने सिमुलेशन दिखाई, यू हैव सीन दैट, ठीक है। लेकिन इनके बारे में, स्पेशली कोल्ड गैस के बारे में किसी को आइडिया हो? किसी को भी आइडिया हो लास्ट वन के बारे में, कोल्ड गैस के बारे में, कि ये स्पेक्ट्रम क्यों बनता है सर, इसकी रीजन क्या है इसके पीछे? और जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा ना, जब आप जाके किसी क्लास फेलो को समझाएंगे ना, पहले आप क्लास फेलो को पूछेंगे स्पेक्ट्रम बना कैसे, कसम से वो रटे हुए 4 पॉइंट बता सकता है, लेकिन उसको आइडिया बहुत कम लोगों को पता होगा। देख लेना आप, मैं आपको समझा रहा हूं, आपने इस बात पर फोकस करना है। व्हाई वी आर गेटिंग अ वेरी कलरफुल बैकग्राउंड और फ्रंट पे मिसिंग लाइंस, मिसिंग कलर्स, जिनको डार्क लाइंस कहते हैं, व्हेन यू पास अ व्हाइट लाइट थ्रू अ कोल्ड गैस and then prism and then you see the spectrum। ठीक है, पहले बताएं किसी के पास लॉजिक है इसकी? एनीवन? अभी आपने ये पढ़ाया था ना कि ये क्या कहते हैं, फोटॉन्स जो हैं ये लाइट रेडिएशन ही होते हैं, तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो अगर ये एब्जॉर्ब हो गए तो लाइट खत्म हो गई है तो डार्क लाइंस बनेगी। अच्छा, तला ये कहना चाह रहा है कि अगर लाइट पास होती है किसी कोल्ड गैस से, तो सम वेवलेंथ्स और द फोटॉन्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब्ड कलर्स स्पेक्ट्रम पे मिसिंग लाइंस आ जाएंगी। आई थिंक तला ने कोई 65% तक आंसर ठीक दे दिए। लेकिन एक मसला है, व्हाई सम कलर्स आर मिसिंग, मतलब कुछ कलर ही गायब क्यों होते हैं? एग्जाम्पल बहुत ऑब्वियस है बच्चों, आई डोंट नो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, देखना अभी, ठीक है। ये मेरे पास शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स, ठीक हो गया, क्लियर। और इस जगह पे सपोज करें यहां पे स्क्रीन है जब स्पेक्ट्रम नजर आएगा, सही है। अच्छा, अभी मैं 7 गर्ल्स लेता हूं, ठीक है। एक मैंने ले ली यहाँ पे रेड, ठीक है। उसके बाद में बस 3 एक लेता हूँ, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, और ये आ गई जी येलो, ठीक है। और एंड में आ गई वायलेट, ठीक है, वायलेट। अच्छा, जब ये 7 गर्ल्स, एक ने रेड पहना हुआ है, अब बाकी कलर में दिखा नहीं पा रहा, तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। और लेट्स सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, और भी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब इशू ये है, मुझे एक बात बताएं, ये 7 के 7 कलर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, रेड, वायलेट पर खत्म होते हैं 7, ठीक है। ये पास हो रहे हैं किसी गैस से, इस गैस का नाम है कूल गैस, सही है। अब गैस के अंदर आई हैव शोन यू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, सही है। अब तला की जो बात है, अगर ये 7 कलर्स को हम इन कूल गैस से पास करें, ठीक है, these 7 girls are wearing 7 different colors। सपोज करें एक लड़की ने रेड पहने, एक ने ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू फ्रॉक्स पहने हुए हैं, कलर्स पहने हुए हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए जब ये सारी गर्ल्स ने इधर आना था, यहां पे आके पता चला कि भाई 2 गर्ल्स किडनैप हो गई हैं, 2 गर्ल्स किडनैप हो गई हैं, ठीक है बच्चों। मैं फिर पहले कह रहा हूँ, सॉरी फॉर द एग्जांपल, बट मुझे देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। 2 लड़कियां यहाँ पे गायब हो गई हैं और 5 लड़कियां जो है वो पहुंच गई हैं। तो इसका मतलब है अगर 2 किडनैप हुई तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी? 5 रीच कर जाएंगी, ठीक है, और 2 किडनैप हो जाएंगी। अब आप मुझे चले कलर बताएं जो किडनैप हो जाएंगे। सपोज करें किसी इलेक्ट्रॉन को ये था कि रेड के बाद ये येलो वाली है, इसको किडनैप करना है, ठीक है। और किसी इलेक्ट्रॉन ने कहा जी मुझे जो है वो इंडिगो को किडनैप करना है। अब येलो और इंडिगो मिस हो गया, सही है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहता है, जिसने यहां से यहां जाना है, मुझे इंडिगो को किडनैप किया मैंने। और जो येलो वाला था वो कहता है भाई मुझे सिर्फ यहां से यहां तक जाना था सलमान, ये इसने येलो को किडनैप कर ली, सही है। तो अब मुझे बताएं, आउट ऑफ 7 कलर्स 2 कलर्स हैज बीन एब्जॉर्ब, 2 कलर्स हैज बीन किडनैप, जो तला ने बात की। तो 5 तो पहुंच गए स्पेक्ट्रम के ऊपर। जब 5 स्पेक्ट्रम पे पहुंच गए तो स्पेक्ट्रम पे 5 का मिक्सचर वंस अगेन कलरफुल बैकग्राउंड देगा नहीं देगा? पहले मुझे ये बताएं, 5 गर्ल्स वहां पे पहुंच गई, एक के हाथों पे रेड मेहंदी थी, ऑरेंज मेहंदी थी, येलो मेहंदी थी, जो भी था, उन्होंने जाके वो मेहंदी वाले हाथ जाके स्क्रीन पे लगाए,
तो 5-6 लड़कियों के जो मिक्सचर वाले हाथ हैं वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं एक मिक्सचर की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन सर एक दो, सवाल है, जी जी, वो दो क्यों नहीं, वो दो किडनैप क्यों है? लाइक वेवलेंथ से क्या ताल्लुक है इनका? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। रियलिटी में तो ये कहते हैं, रियलिटी में तो हम ये कहते हैं कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो इंडिगो पसंद आ गई थी और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर था इसको येलो पसंद आ गई थी। एग्जांपल दे रहा हूँ, रियलिटी तो वही है ना, इसको ये कलर अच्छा लगता था सपोज करें, ठीक है। लेकिन असल बात ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से यहां जंप करने की जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो एनर्जी इंडिगो के पास थी, क्योंकि इंडिगो की वेवलेंथ डिफरेंट है किससे, बाकी कलर से। तो एनर्जी ऑफ एनी कलर इज hc/λ। तो अगर जिस किसी कलर की सपोज करें, जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पे इंडिगो की, तो इंडिगो की वेवलेंथ अगर हम यहाँ पे डालते हैं वैल्यू और hc/λ करते हैं, जो एनर्जी आ जाती है वो एनर्जी अगर सारा E1 और E3 के डिफरेंस को मैच कर जाती है तो वो कलर किडनैप हो जाएगा। वो कलर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। सॉरी फॉर द वर्ड किडनैप, लेकिन एब्जॉर्ब हो जाएगा, चलो ठीक है। इसी तरह अब इसको यहां से यहां जाना है, अगर इसकी एनर्जी येलो है तो वंस अगेन E इक्वल्स टू hc/λ लगाते हैं। येलो की वेवलेंथ डिफरेंट है तो वो एनर्जी थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि येलो की वेवलेंथ काफी ज्यादा है, एनर्जी कम आएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां जाना है तो वो गायब हो जाएगा। सो कहने का मतलब है ओनली दोज कलर्स और गर्ल्स हैव बीन किडनैप्ड whose energy matches with the difference of energy between two orbits. सर ये वाली एनर्जी जो है ये किधर से आ रही है? लाइक व्हाइट लाइट से, फोटोन? व्हाइट लाइट से, व्हाइट लाइट से। अब जो व्हाइट लाइट को फेंकते हैं ना किसी कूल गैस के अंदर, व्हाइट लाइट को थ्रो करते हैं, एक टॉर्च होती है, उसको कूल गैस से पास करते हैं, ठीक है। आगे एक स्क्रीन लगा देते हैं, बाकी लाइट्स बंद कर देते हैं कमरे में। तो स्क्रीन के ऊपर आपको ये दो कलर्स मिसिंग नजर आ जाएंगे, एक इंडिगो जैसे मैंने बोला, एक येलो। अब आपसे कोई पूछेगा यार तुम सब लड़कियां पहुंच चाहिए हो, वो किधर है यार इंडिगो फ्रॉक वाली और येलो वाली, वो कहाँ चली गई है? तो सारा ने कहा यार वो तो कहीं पता नहीं हमारे साथ थी, इंडिगो वाली भी गायब हो गई है और ये भी गायब हो गई है, ठीक है। जब पता चलाया तो समझ ये आया कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो रेजोनेट कर गई, मैच कर गई, कि इस इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया उसकी एनर्जी को और इसको लेके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। लेकिन एक इशू है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, एक यहां से यहां आ गया, दोनों ने ट्रांजिशन कर ली अपने हायर स्टेट में। बट इश्यू ये है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लिव इन एक्साइटेड स्टेट फॉर द लॉन्ग टाइम। इलेक्ट्रॉन को इमीडिएटली यहां से वापस आना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विल थ्रो दैट गर्ल आउट, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को, उस फोटोन को छोड़ देगा। जब वो छोड़ेगा ना, वो स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी, वो ऑल डायरेक्शन में चली जाएगी, इधर छोड़ सकता है, कहीं भी छोड़ सकता है, ठीक है। तो वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगी, स्क्रीन पे एक डार्क लाइन आ जाएगी। 4 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मैंने आज बच्चों को कराया। तला इफ यू हैव टॉपिकल ओपन क्वांटम जिनके सामने क्वेश्चन नंबर 2-3 देखें। सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ इंडिगो और येलो ही अब्जॉर्ब हो, लाइक एनी कोई कलर भी। कैन, एनी कलर, इट डिपेंड्स अपॉन एनी गैस। सपोज करें मैं, तला, काजिम, हम लोग सारे इधर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये तला है, ये काजिम है, ये मैं हूं, ठीक है। हम जा रहे हैं, मुझे ये मैं हूं सर नुमान, मुझे येलो पसंद है, मैं येलो ऑब्जॉर्व कर लूंगा। सपोज करें ये काजिम है तो काजिम को ग्रीन पसंद है, वो ग्रीन ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो पसंद, हम तो पसंद का वर्ड यूज कर रहे हैं ना, बट इन द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम काजिम को लगता है कि अगर मैं इस यहां से यहां जंप करता हूं और मुझे सपोज को 70 जूल रिक्वायर्ड है, तो जिस कलर के पास 70 जूल होगा काजिम उस कलर को किडनैप कर लेगा। सर वैसे समझ सबका गैस का कूल या हॉट होने से क्या ताल्लुक है? मतलब अगर हॉट होती तो क्या होता? गुड, वो अगले केस में समझाता हूँ। कूल गैस में एब्जॉर्प्शन होती है, हॉट गैस में मिशन होती है। बात सर समझी? एक्सप्लेन करते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब क्योंकि ऊपर जाता है तो आप कह रहे हैं उधर रहता नहीं है, तो नीचे उतर के क्या करता है? गुड, वेरी गुड, सारा गुड क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के भी फोटोन आ गया, आपने पढ़ा 1 फोटोन इंटरेक्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ऐसे नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन 2 लड़कियां किडनैप कर ली, 2 कलर किडनैप नहीं कर सकता एक टाइम पे। आपने क्या पढ़ा था? 1 फोटोन इंटरेक्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन, क्वांटम का बेसिक प्रिंसिपल था नहीं था, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब सारा यहां से यहां आ गया ना, तो वही इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली जब वापस आएगा तो वो जो फोटोन था उसको किसी भी डायरेक्शन में रिलीज कर देगा, वो स्पेक्ट्रम स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। अब वो जो मिसिंग कलर था ना सारा, वो मिसिंग कलर वो गायब हो जाएगा। मिसिंग कलर कैसे गायब होगा जरा गौर से देखना। अगर मैं कहता हूं इस साइड पे वायलेट है और इस तरफ पे रेड है, पता नहीं रेड किधर है, ये रेड है, तो मैं कहता हूं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन,
ये ग्रीन है, ये सपोज करें येलो है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ रेड के बाद ऑरेंज गायब हो गया, तो ऑरेंज का स्लॉट ये था कि नहीं था? ये ऑरेंज का स्लॉट था ना, यहाँ पे ऑरेंज था, ठीक है। अच्छा, ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, अच्छा लेट्स ब्लू गायब है, अब यहाँ पे ब्लू गायब हो गए। तो अब ऑरेंज और ग्रीन, तो ये जब स्पेक्ट्रम नजर आएगा ना बच्चों, तो स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम है, देखें स्क्रीन पे जो नजर आना था, इसमें इधर मिसिंग है कलर, एक कलर इधर मिसिंग है। इसका मतलब ये जो बाकी कलर्स है ना, जैसे येलो और ग्रीन, दे मेक अ कलरफुल बैकग्राउंड, इंडिगो एंड वायलेट दे मेक अ कलरफुल बैकग्राउंड, बट हियर यू हैव अ डार्क लाइन, जहां पे मिसिंग है वहां पे डार्क लाइन लगा देता हूं। अब आलियन समझ आ रहे शेजल? और यहाँ पे देखो, ये एक डार्क लाइन बन गई। तो ये जो डार्क लाइन है ना, इसका मतलब है यहां पे डार्क लाइन आ जाएगी। ये डार्क लाइन क्यों? क्योंकि वो जो कलर किडनैप हुए वो दोबारा स्क्रीन पे नहीं आ सकता, फिर वो इलेक्ट्रॉन जैसे डी एक्साइट होगा वो किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर देगा। एनर्जी जो रिलीज होगी ना, एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसी भी डायरेक्शन में होगी, वो स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी। तो इसके मैं 4 पॉइंट आपको बताता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द कूल गैस। आपको मिलेगा कहाँ पे? जिनके पास रिसोर्स पैक है, ओपन द टॉपिक ऑफ क्वांटम, उसके जो शुरू के नोट्स ओपन करें, स्पेक्ट्रम ऑफ कूल गैस लिखा होगा। मैं आंसर पढ़ता हूँ। When white light is, आप वहां से पढ़ लें, अच्छा मैं सिर्फ आपको वो पढ़ी हुई बात बताता हूँ। When the white light is passed through the cool gas, ठीक है, certain wavelength have been absorbed by the electrons. Only those wavelength or photons have been absorbed whose energy matches the difference of energy levels. Electron absorb and go to the excited state. The moment electron go back to the ground state, the moment electron go back to the excited से ground state में आता है, electron release energy in all direction. Hence the dark line or the missing color create a dark line on the spectrum, ये screen. अब ये चारों पॉइंट जिनके बाद रिसोर्स पैक अब देख ले खोल के सामने, ठीक है। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन तला अगर आपके सामने है क्वांटम, क्वेश्चन 2 3 खोलें, शायद उसमें है। ये 3 में, 4 में होगा, इस तरह ही होगा। 1 से 6 के बीच में क्वेश्चन है, 6 है या 3 है ये मुझे पता है। एनीवन है बुकलेट बच्चों सामने? किसी के है क्वांटम में जाके अगर क्वेश्चन 6 या 3 देखें? जी सर, ये इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है 6 है, कौन सी तरह? 3। ओके तला रीड द क्वेश्चन प्लीज, सिर्फ क्वेश्चन रीड करो। सर टॉपिकल मैंने नहीं खोली, मुझे अपने माइंड से याद है। अच्छा है, चलो ठीक है। किसी के पास बुकलेट हो बच्चों? लिखा हुआ एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द कूल गैस, पता नहीं आगे कुछ लिखा हुआ इस तरह ना। और इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है? क्वांटम के नोट्स में शुरू में जाएंगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया ये कूल गैस? अब चलो हॉट गैस। हॉट गैस बहुत सिंपल है, इतना लंबा नहीं है, ये इजी है बच्चों। हॉट गैस में आपको लाइट को पास नहीं कराना। हॉट गैस ऑटोमेटिकली सारा डार्क बैकग्राउंड देती है, फॉलोड बाय सम कलर्स, 2 कलर 3 कलर्स। कैसे? अच्छा मुझे बताएं, फायर वर्क करते हैं ना, फायर वर्क में क्या होता है? कभी पर्पल कलर का फायर वर्क होता है, कभी ऑरेंज कलर का होता है, कभी ग्रीन कलर का होता है, होता नहीं होता है ना? बोले ना। यस जी। सर, इस तरह होता है। हाँ, तो हॉट गैस का स्पेक्ट्रम सिंपल सी बात ये है, किसी हॉट गैस को जब आप फायर देते हैं ना, आग लगाते हैं, सही है, तो हॉट गैस के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक्साइट हो जाते हैं। सपोज करें लेवल्स हैं डिफरेंट, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, ठीक है। अब काजिम जब ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आएगा ना अपने शेल में, तो काजिम कहते हैं सर ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा एनर्जी, और ये एनर्जी सपोज करो कौन से कलर में? वायलेट कलर में, क्योंकि फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में सपोज करो वायलेट आ रहा है। लेकिन अगर सारा कहती है नहीं सर, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आ जाता है वापस, तो रेड वायलेट क्या होता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो, ब्लू, क्या पता ब्लू दे दे या इंडिगो दे दे, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, हॉट गैस में ये होता है इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड इंटरनली ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, and some of the electrons make transition from the low orbit to the higher orbit, ठीक है। The moment electron go back to the ground state,
सो इलेक्ट्रॉन रिलीज अ फोटोन, तो वो फोटोन स्क्रीन पे ऊपर एक कलरफुल लाइन बना देता है, बाकी सारे का सारा पैटर्न क्या होता है, डार्क होता है। देखो ये डार्क है और ये, इसीलिए इसको कहते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन में बच्चों बैकग्राउंड डार्क होगा और सामने कलर्स होंगे। सपोज करें ये कलर है वायलेट और ये कलर है, लेट्स सपोज चलिए ऑरेंज कहता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बच्चों जिन दो पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये कलर मिस हो गए हैं। ये वो कलर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन से जो एनर्जी निकली है, वो एनर्जी E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा में जब पुट होती है, एनर्जी H और C पता था, वेवलेंथ आती है, वेवलेंथ को मैच करते हैं, तो कोई ऑरेंज से मैच कर रही है, कोई वायलेट से मैच कर रही है। जिसने हायर जंप मारा है वो वायलेट है, जिसने लोअर जंप मारा है वो ऑरेंज है, और जिसने सबसे बुरा जंप मारा है वो रेड है। बात समझ आई? सो ये जितने भी फायर वर्क हैं ये बेसिकली लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो दो बातें याद रखनी है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और देन डी एक्साइट होते हैं। तो जब डी एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज करता है बच्चों, एनर्जी रिलीज करता है। वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो स्क्रीन के ऊपर एक कलर नजर आता है, दो कलर नजर आते हैं जो भी एनर्जी है। बाकी मिसिंग जो पूरा स्पेक्ट्रम है वो डार्क है और ये लाइंस हैं वो ब्राइट है। ब्राइट का मतलब है वो कलर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन से रिलीज हुए। ये हो गया आपके तीनों स्पेक्ट्रम। सर और ये बताइए कि एनर्जी Question. रिलीज क्यों कलर्स नहीं आए? क्या क्या बोले? एनर्जी आप कह रहे हैं ना कि डी एक्साइट होकर एनर्जी रिलीज करते हैं और इसलिए ये ब्लैक बैकग्राउंड होता है फिर लाइन की स्ट्राइप, तो मतलब मैं ये पूछूं कि उससे क्या ताल्लुक है, मुझे नहीं समझ आई। देखिए एनर्जी रिलीज मैं बताता हूँ, ये हॉट गैस है ना, जी असल में ये हॉट गैस बाहर दो ही कलर छोड़ रही है। ये वो दो, सपोज करें दो कलर्स हैं सारा, ये वो वही टू कलर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ने जंप मारा है फोर्थ से फर्स्ट शेल में, ये फोर्थ से सेकंड शेल में, सपोज करें। अब ये वो दो कलर जब बाहर आएंगे ना, तो प्रिज्म अगर आप सामने रखेंगे ना, तो स्पेक्ट्रम जो नजर आएगा उस तरह का नजर आएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम में लेफ्ट साइड पे हायर वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, एक मिनट, और राइट साइड पे लेट्स सपोज 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब स्पेक्ट्रम में जो कलर आएगा उसी जगह पे नजर आएगा ना जिस जगह पे उसकी वेवलेंथ है। बात समझ आइए? मतलब सर तो फिर ऐसे तो कोल्ड गैस में भी होना चाहिए था, जब उधर भी जब इलेक्ट्रॉन्स वापस आते थे अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल्स पे, तो वहां पे भी तो वो रिलीज कर रहे थे, लाइक नहीं, कहते हैं कोल्ड गैस में एक photons। मसला है। नहीं, कोल्ड गैस में एक मसला है। कोल्ड गैस में से जब लाइट पास होती है, वो जो 5 कलर है ना, वो पहले जाके ना स्क्रीन पे पैटर्न बना देते हैं। बात समझ आई? वो अपनी जगह फिल कर देते हैं। अब जो कोल्ड गैस एनर्जी रेडिएट करेगी वो स्पेक्ट्रम में नजर नहीं आती, वो ऑल डायरेक्शन में एमिट होती है। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ वो जो पॉइंट पढ़े ना कोल्ड गैस की रीजन जो मैंने टॉपिकल में लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट करता है वो इन ऑल डायरेक्शन में करता है कोल्ड गैस में, लेकिन हॉट गैस में सिर्फ वो दो ही कलर एमिट करता है जो प्रिज्म कैप्चर कर सकता है। ठीक है, तो सर Fine. आप क्या मतलब दो कलर्स, क्या मतलब? देखो, हॉट गैस में दो इलेक्ट्रॉन जंप किए हायर लेवल में, ठीक है, जी बाहर से कोई कलर नहीं गया हॉट गैस के अंदर, ठीक है, बाहर से हमने लाइट थ्रो नहीं की। हॉट गैस के एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, अच्छा हाँ, मैं भूल गई, कोल्ड गैस में तो व्हाइट लाइट भी दे रहे थे। यस, कोल्ड गैस में हम 22 लाइट दे रहे हैं, जिसमें से 2 किडनैप हो रही हैं लड़कियां, 5 जा रही हैं स्क्रीन पे ना, तो 5 जाके मिक्सचर बना रही है, मैशअप बना रही है, बातें कर रही हैं, लेकिन 2 किडनैप होगी, 3 किडनैप होगी, वो डार्कली नजर आ रही हैं। यहाँ पे मसला ये है कि जब इलेक्ट्रॉन दो ही एक्साइट हुए, दो ही डी एक्साइट हुए, सपोज करो, तो वो 2 कलर ही नजर आएंगे, बाकी बैकग्राउंड डार्क नजर आएगा। सर हॉट गैस में हम तो ये टेम्परेचर सारे देते हैं ना, कलर्स कैसे आ रहे हैं? हाँ, हॉट गैस में क्या करते हैं, टेम्परेचर मतलब उसका हाई करते हैं ना। टेम्परेचर हाई करते हैं, उसको फायर देते हैं, आग लगाते हैं उसको। ठीक है, अब आपको समझ आई स्पेक्ट्रम? सर तो क्या मतलब दो कलर्स वो कौन से हैं? लाइक यहाँ पे तो सारे वो आ रहे हैं ना लाइंस में। ये यहाँ पे अगर 3 नजर आ रहे हैं ना, वो 3 ट्रांजिशन होंगी ना, मैं मिनिमम 2 कह रहा हूँ, 4 ट्रांजिशन 4 आ जाएंगे, 5 है तो 5 आएंगे, लेकिन इश्यू ये है इनमें बाकी बैकग्राउंड डार्क नजर आएगा, बाकी बैकग्राउंड डार्क नजर आएगा, सिर्फ वही कलर नजर आएंगे जो इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन से रिलीज हुए हैं। वो 2 3 4 5 10 15 कुछ भी हो सकता है। सर इस चीज का ना सर है ना पाँव। अच्छा देखें, आपने कहा था कमरे में अंधेरा करना होता है ना शायद, क्या ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें इस हॉट गैस में भी करना होता है क्या? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, पहली बात तो ये है कि हॉट गैस के केस में अगर आप कमरे में अंधेरा करेंगे ना, तो जैसे ही आप फायर वर्क ऑन करेंगे उससे तो लाइट आएगी कमरे में ना, ठीक है,
लेकिन वही। अगर उस फायरवर्क के पास थोड़ा सा दूर प्रिज्म रखेंगे ना, प्रिज्म, तो प्रिज्म एक जगह पे अपना शेडो या लाइट थ्रो करता है किसी जगह पे, ठीक है। जब उस लाइट को देखेंगे ना, उस लाइट में इस तरह का स्पेक्ट्रम नजर आएगा, समझ आई? बिल्कुल बैकग्राउंड कुछ भी नजर नहीं आएगा, लाइंस नजर आएंगी दीवार के ऊपर, समझ आई? लेकिन इसमें जब प्रिज्म रखेंगे ना आगे कोल्ड गैस के अंदर, तो वॉल के ऊपर प्रॉपर मिक्सअप कलर्स नजर आएंगे, बीच में मिसिंग लाइन नजर आएंगी, क्लियर कट। ये आप YouTube पे जरा वीडियो देखिए ना, स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, शायद कोई ना कोई गोरा परफॉर्म कर रहा हो कोई प्रैक्टिकल, ठीक है, समझ आ गई? लेकिन ये बात कंफर्म है कि इसमें बैकग्राउंड डार्क होता है, लाइंस कलरफुल होती है, इसमें बैकग्राउंड कलरफुल है, लाइंस डार्क है। तो जिसमें 2 लड़कियां किडनैप होती हैं, 7 में से कलरफुल बैकग्राउंड आ जाएगा, वो ये वाले, और मिसिंग लाइंस आएंगी। और यहाँ पे 2 ही लड़कियां रिलीज होती हैं, किडनैप होती नहीं, ये वाला सीन है। आई समझ? ठीक है, मैं हर लड़की को एक फोटोन कह रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स लाइक कलर्स, तो कलर्स मीन फोटॉन्स, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। लड़के बेचारे बस वो आप क्या कहते हैं कि क्या रीजन होता है वो स्पेसिफिक कलर्स ही जहाँ पे हॉट गैस का, हॉट गैस का, कौन सी हाँ हॉट गैस उनकी कौन से कैरेक्टरिस्टिक की वजह से गुड, हम कहेंगे व्हेन द टेम्परेचर ऑफ हॉट गैस इज इंक्रीज्ड, ठीक है, द ओनली some electrons inside the hot gas show some transition या get excited, जो word we use करना है, ठीक है, and that those electron goes to the excited state. The moment electron goes back to the ground state, electron release those photons जो absorb करके ऊपर गए थे ना सारा, वही फोटॉन वापस रिलीज करेंगे। वो photons will be creating a colorful lines on the spectrum जो रिलीज हुई थी। जब डी एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन ने जो फोटॉन थ्रो आउट किए थे, वो फोटॉन यहाँ पे, मैं पूछूं कि उस कलर या उस फोटोन की या उस इलेक्ट्रॉन की जो भी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ही जंप करता है और दूसरा नहीं जंप करता? गुड क्वेश्चन। सपोज करें एक हॉट गैस में टेम्परेचर कभी 20 डिग्री हाई हो गया है, कभी 30 डिग्री हाई हो गया, कभी 70 डिग्री हाई हो गया है ना, ठीक है। तो जाहिर है उस फायरवर्क के अंदर अ लॉट ऑफ फोटॉन्स होंगे ना, ठीक है, हाई टेम्परेचर के, लेकिन वो फोटॉन जो एक्सीडेंटली मैच कर जाएगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 ऑर्बिट का डिफरेंस जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को सूट करेगा, इलेक्ट्रॉन उस फायरवर्क में से उस फोटॉन को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब उस फायरवर्क में से उस स्पेसिफिक फोटॉन को कैप्चर करेगा, तो उसी स्पेसिफिक फोटॉन को रिलीज करेगा। वो फोटॉन जो रिलीज होगा वो एक स्पेसिफिक कलर रखता होगा, वो कलर आपको नजर आएगा। सर लेकिन वो व्हाइट लाइट तो है ही नहीं, तो फिर मतलब ये रेनबो कैसे बन रहा है? लाइक रेनबो नहीं बनेगा, लाइक 1-2 ही कलर्स बनेंगे क्या? नहीं ना, व्हाइट लाइट इसलिए नहीं है, हर फायरवर्क का टेम्परेचर डिफरेंट है ना। देखो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया तो एनर्जी डिफरेंस हो गई, एनर्जी जब डिफरेंट होगी तो hc/λ के थ्रू वेवलेंथ डिफरेंट होगी, जब वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो कलर डिफरेंट होगा। तो जरूरी तो नहीं है कि फायरवर्क में 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 के 7 कलर्स हैं, ये जरूरी तो नहीं है। हाँ ना, अच्छा मतलब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं, कभी ग्रीन आ सकते हैं, कभी ऑरेंज आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है फायरवर्क में किस लेवल के फोटॉन्स हैं। मटेरियल अगर डिफरेंट तब भी डिफरेंट रहेगा ना। हाँ, मटेरियल डिफरेंट होगा तब भी डिफरेंट होगा, ठीक है। आप किसी भी चीज को बर्निंग करते हैं ना, कोई येलो लाइट देता है, कोई ग्रीन देता है, कोई ब्लू लेता है, इवन लाइटर को आप ऑन करें नीचे ब्लू होती है ऊपर येलो होती है, लाइटर नहीं होता घर में जो, कभी ऑन करें नीचे ब्लू इसलिए होती है, नीचे टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, तो वो लाइटर का तो वो ब्लू देता है, ऊपर जो होता है येलो होता है। अब कभी भी लाइटर ऑन करें 2 ही कलर आएंगे, ब्लू और येलो। रीजन ये है कि उस फायर के अंदर ये 2 ही कलर होते हैं। तो अब ब्लू और येलो के सामने प्रिज्म रखेंगे लाइटर लगा के, तो कमरा अंधेरा करके, तो स्क्रीन पे ब्लू और येलो ही नजर आएंगे ना समझ आई? और ये जो ब्लू और कलर नजर आपको आ रहे हैं ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से नजर आ रहे हैं। हमें तो लगता है ना कि एक चीज जल रही है वो कलर है, भाई फिजिक्स ये कहती है वो कलर एमिट नहीं है आपकी आंखों में, कलर इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन से आया है, अदरवाइज कलर नहीं आ सकता। कलर मीन फोटॉन्स एंटरिंग इनटू योर आंखों में। अब आपकी आंखों में फोटॉन कहां से आ रहा है? लाइटर से आ रहा है। तो लाइटर से क्यों आ रहा है? लाइटर की फ्लेम से आ रहा है। फ्लेम के अंदर क्या हो रहा है? गैस है, उसके अंदर डी एक्साइटेशन हो रही है, तब आपको कलर नजर आ रहे हैं। आई समझ? तो सिंपल बात ये कि नॉर्मल पीपल कलर्स का वर्ड यूज करते हैं, फिजिक्स वाले लोग स्पेसिफिक फोटॉन, स्पेसिफिक वेवलेंथ, इस तरह की बातें करते हैं क्वांटम वाले, ठीक है। हिम्मत लगती है डी ब्रॉगली की ये कल करना है,
बता दें वो टॉपिक थोड़ा सा आपने सिर्फ डिबेट को लंबा कर दिया। हाँ खत्म करते हैं तो कर दूं? यस सर 10 मिनट से 10 मिनट चाहिए बच्चों, दे सकते हो 10 मिनट? 10 मिनट 7 कर मिनट लो 7 सर। मिनट्स। अच्छा सुने, अब जब ये डे ब्रॉगली था ना, जब इतनी ज्यादा एनिमेशन होगी, थॉमस यंग ने कहा लाइट एक वेव है, आइंस्टाइन ने कहा भाई लाइट एक पार्टिकल है, और स्पेक्ट्रम के बाद तो आपको पता भी चल गया इलेक्ट्रॉन फोटोनिक पार्टिकल्स है। हाँ, इतनी सारी स्टोरी के बाद तो ये डे ब्रॉगली बिल्कुल ऐसी सोच रहा था जैसे इस पिक्चर में कि यार वाकई में कि डुअल नेचर नहीं हो सकती लाइट की। इसकी थॉट्स इस बारे में थी। इसने थॉमस यंग की स्टडीज को सही सीरियसली स्टडी किया, आइंस्टाइन को स्टडी किया, ठीक है। करते करते थॉमस यंग ने डी ब्रॉगली ने एक एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन का। टॉपिक का नाम देखें, इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल, डाइफ्रैक्शन, वेव, यानी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, डाइफ्रैक्शन यानी वेव। तो पार्टिकल को डाइफ्रैक्ट हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इस बंदे ने कराया। अब कैसे कराया होगा? इलेक्ट्रॉन लाया कहां से होगा? वो किस गैप से पास हुआ होगा? आई होप कि इसको डाइफ्रैक्शन नहीं याद, मैं एक सेकंड में आपको डाइफ्रैक्शन दिखा दूं ताकि आपको वैसे पता हो गया, लेकिन फिर भी जल्दी से, ठीक है, ताकि आप ये ना कहें कि सर ने डाइफ्रैक्शन दिखाई नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में डाइफ्रैक्शन कुछ इस टाइप की चीज है। ये देखें, ये नजर आ रही है आपको डाइफ्रैक्शंस? ये व्हेन द वेव पासेस थ्रू नैरो गैप यू कैन सी, रेड लाइट भी डाइफ्रैक्ट कर सकती है, ब्लू भी कर सकती है, ठीक है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा डाइफ्रैक्शन होगी। ब्लू, वायलेट, हर लाइट डाइफ्रैक्ट करेगी। गैप साइज को आप ज्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। अब लेस सर्कुलर हो जाएगा, गैप को नैरो करेंगे, मोर सर्कुलर हो जाएगा। वशमा ये डाइफ्रैक्शन है, ठीक है। शेजल आवाज आ रही है? सिर्फ 5 मिनट्स मोर बस, प्रॉमिस। अच्छा, अब उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डाइफ्रैक्ट कराने का प्लान था, क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल जो उस वक्त अवेलेबल था वो इलेक्ट्रॉन था, और एक पार्टिकल था, और पार्टिकल को हिस्ट्री में किसी ने डाइफ्रैक्ट ही कराया था। और जब तक वो डाइफ्रैक्ट नहीं कराएगा, लोग ये नहीं मानेंगे कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। कैसे? अब आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं लाइट हैज अ डुअल नेचर, तो ये तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ लाइट बेसिकली। बट वेट, उसने क्या किया, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया एक थर्मियोनिक एमिशन, एक हॉट फिलामेंट से। फिलामेंट में बच्चों कोई ऐसी वायर जो बैड कंडक्टर हो, पतली सी थिन सी वायर जो येलो वाले बल्ब के अंदर होती है, टंगस्टन वायर ले लें, उसको हम कहते हैं हॉट फिलामेंट। जब उसने उस हॉट फिलामेंट को वोल्टेज सप्लाई की, तो उस हॉट फिलामेंट से टेम्परेचर इतना हाई होता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, उनको नजर नहीं आते बेसिकली। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेलरेट किया, आगे सर्कुलर ड्रम की तरह का एनोड रख दिया। उस एनोड को कम से कम 5000 वोल्ट सप्लाई किया ताकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से एक्सेलरेट करे। इलेक्ट्रॉन को लगा कि एनोड के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ, लेकिन उस एनोड के अंदर उसने एक होल क्रिएट कर दिया। उस होल से इलेक्ट्रॉन आगे एक्सेलरेट हुए, आगे गए, आगे आगे ये सर्कुलर ब्लैक कलर की कार्बन डिस्क है, ये ग्रेफाइट डिस्क है, शीट ले ली। उस ग्रेफाइट शीट या डिस्क में एटम्स होते हैं, उस एटम से जैसे इलेक्ट्रॉन पास हुआ, आगे डाइफ्रैक्शन रिंग्स नजर आ गए। लेकिन इनिशियली डाइफ्रैक्शन रिंग उसको नजर नहीं आए थे, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसने रिंग्स जनरेट किए। वजह ये थी कि वोल्टेज बहुत कम थे शुरू में, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, करते करते वोल्टेज इंक्रीज करता गया। एक टाइम आया जब 5000 वोल्ट पे पहुंचा ना, उसको रिंग नजर आ गई। उसने कहा आओ जी सारे साइंटिस्ट आ गए जी। उसने कहा व्हाट इज दिस? सबने कहा ये तो इलेक्ट्रॉन है। उसने कहा इलेक्ट्रॉन क्या है? सबने कहा एक पार्टिकल है। उसने कहा व्हाट इज दिस? ये तो डाइफ्रैक्शन रिंग्स है। तो डाइफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? सबने कहा वाकई डाइफ्रैक्शन तो वेव की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल तो डाइफ्रैक्ट नहीं कर सकता। ओ माय गॉड, सब सोचने लगे यार पार्टिकल कैसे डाइफ्रैक्ट कर सकता है यार, और उसने डाइफ्रैक्ट करा दिया हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम। फिर लोगों ने कहा अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, फिर तो हमारी गाड़ी, कैरी डब्बा, हम सब डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं, हम सब पार्टिकल हैं। तो डी ब्रॉगली ने पूछा क्या लोग भी डाइफ्रैक्ट करते हैं, पीपल? उसने कहा यस। आप कहेंगे ये कैसी बातें करें सलमान, हम कैसे डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं? तो डी ब्रॉगली ने इस सारे के बाद एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया जो मैं आपको दिखाता हूं। उसने कहा यस, एवरी पार्टिकल जिसकी मास है, जिसकी वेलोसिटी है, उसका मोमेंटम है, वो डाइफ्रैक्ट कर सकता है। एग्जांपल देता हूं, ये काजिम, ठीक है। काजिम कहते सर जी मैं 70 किलोग्राम मेरी मास है, पर मैं 30 की स्पीड से जाता हूँ, ठीक है। मैं किसी दरवाजे किसी गैप से पास करता हूँ, किसी गैप से, क्या मैं डाइफ्रैक्ट नहीं कर सकता? एक बात है, पहली बात है कि डाइफ्रैक्शन के लिए बच्चों कंडीशन ये है कि जो गैप साइज है
वो नियरली इक्वल है वेवलेंथ के, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने जो एक फॉर्मूला प्रूव किया वो आपको मैं बताता हूँ कैसे किया। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर, किसको याद है, किसको याद है ताला, क्या था यहाँ पे, पी, मोमेंटम। मोमेंटम। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मोमेंटम जो कि एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, मोमेंटम जो एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, वो वेव में इस्तेमाल हो। वेवलेंथ से जोड़ दिया जो कि एक वेव की प्रॉपर्टी है। अभी फॉर्मूला बनाया कैसे उसने, जल्दी से बताता हूँ डेरिवेशन कैसे की। एक फॉर्मूला था E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन ने खुद दिया था, और एक फॉर्मूला E इक्वल्स टू एच एफ। ये इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी। बच्चों सिर्फ 3 मिनट्स रह गए हैं, थोड़ा सा पेशेंस। इन दोनों को जोड़ते हैं जी। एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच एफ, एम इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच इंटू एफ की जगह सी बाय लैम्डा लगा सकता हूँ। वशमा, जिनको नहीं याद एफ की जगह सरनुमान ने क्यों लगाया तो देख लें ये फॉर्मूला। तो एफ की जगह मैंने सी बाय लैम्डा लगा दिया, ठीक है। एफ की जगह सी बाय लैम्डा एज पर दिस हिंट, स्पीड इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। तो जैसे ही एफ को इसमें पुट किया, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा आ गया, सी को सी से कट मार दिया, तो एम सी कहते हैं मोमेंटम, एच ओवर लैम्डा। बात समझ आई। ये जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी, इसका मतलब ये हुआ। अब काजिम वाले एग्जांपल पे दोबारा मुड़ के आता हूँ। काजिम का मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं है बिकॉज की स्पीड बहुत कम है। तो काजिम का जब मोमेंटम कम है तो काजिम से निकलने वाली वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। वो वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि आपको विजिबल नहीं होती। लेकिन अगर हम रिवर्स में जाते हैं, काजिम को कहते हैं काजिम एक्सेलरेट। काजिम अपने मोमेंटम को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इतना इंक्रीज करता है कि वेवलेंथ डाउन नैरो होते 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 नैरो होती है। नैरो होने का मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि काजिम अल्ट्रा फास्ट की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंच जाए, सपोज करें, तो वेवलेंथ विल बी वेरी वेरी स्मॉल, फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी वेरी लार्ज। और फ्रीक्वेंसी जब बहुत लार्ज हो जाएगी तो काजिम की बॉडी से अगर पहले वॉक करते करते इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेंगी, तो अब जरा आगे आते हैं, जी एक्स यू वी आई, देखते जाए जरा। काजिम स्लो था तो इंफ्रारेड इमिट करता, और तेज हो गया, इंफ्रारेड के बाद विजिबल लाइट पे आ गया, काजिम ने लाइट इमिट करनी शुरू कर दी, काजिम स्टार्टेड टू ग्लो, काजिम और फास्ट हुआ। जितना ज्यादा मोमेंटम होएगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतना कम वेवलेंथ होगी। तो मैं फ्रीक्वेंसी को हाई करता जा रहा हूँ, काजिम अल्ट्रा वायलेट इमिट करेगा। ओ माय गॉड, यानी विजिबल लाइट का मतलब है काजिम से लाइट निकलेगी, फिर अल्ट्रा वायलेट निकलेगा, फिर करते करते काजिम एक्सरेज और गैमा रेज, काजिम विल कैच फायर। समझ रहे मेरी बात को? तो इसीलिए एक पार्टिकल का मोमेंटम जब बहुत ज्यादा तेज होगा तो दैट पर्सन विल कैच फायर। वो फायर आपको नजर आएगी विजिबल लाइट की फॉर्म में। आप समझ आ रही है? तभी तो कहते हैं वंस यू गो विद द स्पीड ऑफ लाइट यू कैच फायर। पढ़ा नहीं आपने कभी ये बचपन में? तला पढ़ा है ना? When we go with the speed of light we catch fire, we turn into जी energy। पढ़ा था ना ये बात कभी? return into energy, yes। देखो इसकी लॉजिक है ना, when we go very fast our momentum will be extremely high, our wavelength will be extremely low, our frequency will be extremely high। frequency high का मतलब ये कि हम किस रीजन में आ रहे हैं, एनर्जी gamma हाई की हो तरफ। जाएगी, हाँ बिल्कुल। सर ये उससे भी लिंक कर सकते हैं जब आप बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते हो फिर टायरों पे आग भी लग सकती है। वो तो चले यू राइट, लेकिन वहां पे ये कि वो फ्रिक्शन की वजह से टायर अप होते हैं ना। वो हाँ तो या वो तो हर टायर की लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा जाएंगे वो तो फ्रिक्शन से टायर ब्लो करता है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बात है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाए ना तो आप फायर, यू विल कैच फायर, योर मैटर टर्न इनटू एनर्जी। ओके एंड सर वन मोर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की जगह आप कुछ और भी कर सकते, लाइक प्रोटॉन भी कर सकते हो, लेकिन मसला वो भी डायरेक्ट करेगा? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। प्रोटॉन इमिट नहीं होता, मसला ये प्रोटॉन एक तो हैवी है, दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर आउटर शेल में, आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे इस फिलामेंट लैम्प का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से बाहर चला जाता है, जिसको केमिस्ट्री वाले आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आजाद होकर बाहर चला जाता है। तो बेसिकली सर बीटा पार्टिकल्स यूज कर सकते हैं? बीटा इलेक्ट्रॉन ही है। हाँ लेकिन हाँ बीटा पॉजिटिव कर सकते हैं। अच्छा अब आपसे मैं सिर्फ एक लास्ट चीज का आंसर दें, 1 मिनट में आप जाएं। सवाल ये कि व्हाई ही हैव यूज्ड
5000 वोल्ट यार, रिंग पहले की नजर क्यों नहीं आए? क्या कोई मैथमेटिकल लिंक है इन हाई वोल्टेज का इस वेवलेंथ के साथ? वेवलेंथ का मतलब है दो रिंग्स का गैप बच्चों। वेवलेंथ, आई होप यू अंडरस्टैंड द वेवलेंथ। वेवलेंथ ये चीज है। अच्छा, अगर ये रिंग है ना, एक रिंग, ये दूसरा रिंग है, दिस इज वेवलेंथ बेसिकली, ये वेवलेंथ है। तो मैं जरा इसकी लॉजिक देता हूं। तला ने कभी फॉर्मूला बताया था क्लास के स्टार्ट में, देखना अभी, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू वोल्टेज। में प्लस माइनस लगाता हूं ताकि वोल्टेज पता लगे। और अभी आपने पढ़ा क्वांटम के स्टार्ट में E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। बच्चों क्या मैं इक्वेशन A इक्वेशन B को अगर इक्वेट करूं, दोनों जाउल जाउल्स है ना। ए इसका पहला टॉपिक होमोजेनियस इक्वेशन ये कहती है अगर लेफ्ट साइड पे जाउल्स है, राइट इधर भी जाउल्स है, तो आप इनको इक्वल कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं A इक्वल टू B और मैं नीचे कहता हूं B इक्वल टू C, इट मींस A इक्वल टू C। ठीक है, अब मैं इनको इक्वेट करता हूं। इक्वेट करने के बाद क्या है, चार्ज इनटू वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू H इनटू C बाय लैम्डा। जरा गौर से देखें, सारा वोल्टेज का और लैम्डा का आपस में क्या लिंक है? इनवर्स से डायरेक्ट है। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। लैम्डा का मतलब ये है, ये जो रिंग्स के बीच का गैप है। अब मुझे बताएं, इस गैप को हमने नैरो करना है। क्या करना है? नैरो करना है ताकि हमें विजिबल हो जाए गैप। गैप नैरो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा? बताएं। ज्यादा करना होगा। ज्यादा करना होगा। दैट्स व्हाई आपको वोल्टेज हाई करनी पड़ी इसको। वो हाई वोल्टेज करता गया जैसे ही 5000 वोल्ट आया तो गैप नजर आ गया। अब आप अगर स्मार्ट बच्चे हैं ना, आप एक काम करें, इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 10 पर -19 लगाएं, वोल्टेज लगाएं 5000 इक्वल्स टू एच की वैल्यू आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, आप लैम्डा निकालें। उस लैम्डा को आप स्पेक्ट्रम से मैच करें, आपको कलर भी पता लगेगा किस कलर के रिंग्स बने हैं। Ashir, if you find the value of wavelength, Shazil, then you can match that wavelength with the color. कि कितने नैनोमीटर है? 400 नैनोमीटर है तो वायलेट है, 700। सर वो रटे तो नहीं मारने पड़ेंगे उस स्पेक्ट्रम की, वेवलेंथ की और कलर्स वो की? तो याद होने चाहिए वैसे तला, वो याद होने चाहिए, आए, वो याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो और मुझे पता है, एक सेकंड, ये लाइक इस टॉपिक का पार्ट नहीं है उस तरह, लेकिन मुझे ये पता है कि देखें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनमें वेलोसिटी और वोल्टेज दोनों होती है। जैसे वो जो था वो क्या कहते हैं, QE वाला था। तो मुझे पता है कि वोल्टेज और उसको सेपरेट कैसे करेंगे।